हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो ये आप नहीं भी जानते तो काम चल जाता, लेकिन जानने में बहुत बड़ा चीज है भी नहीं, केवल एक इन्वर्टर लेंस को ऐड कर दिए। उसी तरह से गैलीलियन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए कि इस दोनों के जगह पर इसको हटा दिए और इस दोनों के जगह पर एक डाइवर्जिंग लेंस ले लिए। क्या ले लिए? डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस जब ले लिए तब उसका इमेज जो है वो इधर ही बना, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इधर ही बनेगा। तो वो सिलेबस में है नहीं, इसलिए ज्यादा बर्डन लेने का जरूरत नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, या अगर रे डायग्राम को हो तो हम रे डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। तो गैलीलियन टेलीस्कोप जो है उसमें भी मैग्निफिकेशन यही है, फॉर्मूला यही रहेगा, उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज है, तो उस थोड़े से चेंज को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में देख लेते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो तो कन्वर्जिंग है, लेकिन ये वाला जो लेंस है आई पीस वो डाइवर्जिंग है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट पहले इस पर इंसिडेंट किया, जैसे वहां इंसिडेंट करता था, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे लिए और दूसरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट सपोज करो ऐसे इंसिडेंट किया। दो रे से हम लोगों को रे डायग्राम बनाना होता है। तो ये वाला जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये और ये, तो ये तो पोल से पास कर रहा है तो अनडेविएटेड पास हुआ, और ये जो है वो कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा इस दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका, इस दोनों का इंटरसेक्शन सपोज करो इस पॉइंट पर हुआ, ये अनडेविएटेड पास है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। ये वाला जो रे इंसिडेंट किया है वो कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के बाद सपोज इसके पोल से पास हो रहा है तो इमेज जो बना वो यहां बना, लेकिन इस इमेज को बनने से पहले ही इससे रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बनेगा। ये डिस्टेंस तो FO होगा, ये देखो FO, यहां से यहां तक, ये आईपीस है, आईपीस से के लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो ये डिस्टेंस को UE लिखेंगे। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, रेज ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तो कैसा ऑब्जेक्ट है ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इसका रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें, तो ये जो रे इंसिडेंट हुआ है उसको तो पोल से दिखाया, तो वो तो अनडेविएटेड पास किया। दूसरा रे जो ये इंसिडेंट हुआ है यहां से जब पास करेगा तो ये यहां से डाइवर्ज होगा, डाइवर्जिंग लेंस है। और हम लोग इसको इस तरह से रखे हैं, मतलब ये डिस्टेंस UE इस तरह से रखे हैं जिससे कि फाइनल इमेज यहां से कितने डिस्टेंस पर बन रहा है? D पर, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। तो यहां से D डिस्टेंस इधर अगर बनता है तो उसका रे डायग्राम कैसा होगा? तो यहां से ये डाइवर्ज ऐसे किया, इसको डॉटेड दिखा रहे, इसको भी आप डॉटेड दिखा सकते हैं, लेकिन ये वाला रे तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसमें डॉटेड लिखने का जरूरत नहीं है। ये डॉटेड से दिखाए, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो रे है वो अनडिविएटेड पास किया, ये वाला रे डाइवर्ज किया। अब इसको और इसको पीछे प्रोड्यूस करिए, तो इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे यही होगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहां इंटरसेक्ट करेगा। ये फाइनल इमेज हो गया, I डैश, दिस इज फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट ये था, पहला इमेज ये बना और ये फाइनल इमेज बना। यहां से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस D है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि उसी एडजस्टमेंट को हम लोग देख रहे हैं। अब देखो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये जो फाइनल इमेज है वो I पर, भाई इसके आगे इधर ही तो I है, तो I पर जितना एंगल बनाता है मतलब इस पर उतना ही एंगल बनाता है। तो ये जो इमेज है वो I पर एंगल ये बीटा बना रहा है, फाइनल इमेज I पर कितना एंगल बना रहा है? बीटा। और इनिशियल ऑब्जेक्ट इस पर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, तो उतना ही एंगल इस पर भी बनाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? बीटा बाई अल्फा। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। बीटा इस ट्रायंगल से देखो कितना होगा, ये हाइट सपोज करो H है, तो बीटा कितने के बराबर? H बाई UE। H नीचे है इसलिए माइनस लिखे,
और यूई पॉजिटिव है इसलिए प्लस लिखे, डिवाइडेड बाय अल्फा, ये अल्फा है, इसी ट्रायंगल से देखो, इस ट्रायंगल से अल्फा कितने के बराबर, एच नीचे, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफओ, तो एच नीचे है इसलिए माइनस, एच नीचे है इसलिए माइनस, और एफओ इधर है इसलिए प्लस, तो यहां ये कैंसिल हो गया, एफओ बाय यूई, ये इसका मैग्निफिकेशन हुआ। आप पिछला जब प्लॉट करके देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो यहां पर माइनस आया था, माइनस एफओ बाय यूई आया था, यहां पर प्लस एफओ बाय यूई। ऑब्जेक्ट इस साइड में है, इमेज भी फाइनल इधर ही बना है, इसलिए ये क्वांटिटी क्या है, प्लस है। इसमें साइन कन्वेंशन आप रख चुके हैं, अब इस यूई को एफई के टर्म में लिख रहे हैं। इसके लिए लेंस फॉर्मूला 1 बाय वी माइनस 1 बाय यूई 1 बाय एफई, 1 बाय वी कितने के बराबर, माइनस डी, इसके लिए इमेज ये है, तो ये डिस्टेंस होगा माइनस डी, माइनस 1 बाय यूई कितना होगा, प्लस यूई, क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर है इसलिए यहां पर प्लस है, 1 बाय एफई, हम देखो साइन रख दिए हैं, एफई कितना है, माइनस एफई, क्योंकि वो लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहां से 1 बाय यूई को इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले गए, तो 1 बाय एफई माइनस 1 बाय डी, अब इसको एफओ से गुना कर दिए, तो एफओ बाय एफई माइनस एफओ बाय डी इक्वल टू एफओ बाय यूई, एफओ बाय यूई हम लोग को निकालना था, एफओ बाय यूई का वैल्यू हो गया एफओ बाय एफई दिस, इसमें से एफओ बाय एफई को बाहर ले आए, तो 1 माइनस एफई बाय डी, ये मैग्नीफाइंग पावर। पिछले केस में यहाँ पर प्लस था, इस केस में यहाँ पर माइनस है। माइनस इसलिए है क्योंकि ये जो लेंस है, ये लेंस डाइवर्जिंग है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और ये बात याद रखना पड़ेगा कि इसमें साइन कन्वेंशन यूज अब नहीं करना है, ये केवल डिस्टेंसेज को लिखना है, तो नॉट यूज साइन कन्वेंशन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो उस केस में यहां पर प्लस था, इस केस में यहां माइनस है। अब इस यूई के जगह पर अगर एफई हो जाए, मतलब इसके फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो यूई के जगह पर एफई हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, यूई के जगह पर एफई कर दीजिए, तो एफओ बाय एफई। अब इसमें आपको साइन कन्वेंशन नहीं रखना है, ये और ये मैग्नीट्यूड रखना है, भाई ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के लिए अब केवल मैग्नीट्यूड रखना है। ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा, तो ट्यूब लेंथ हो जाएगा एफओ माइनस एफई का मॉड, देख लो ये एफओ है यहां से यहां तक, और ये एफई है, ये एफई है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो ये एफओ माइनस एफई का मॉड। और इस केस में अगर ट्यूब लेंथ लिखें तो ये हो जाएगा दिस एफओ माइनस यूई का मॉड। तो ये गैलीलियन टेलीस्कोप है, वैसे ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन चूंकि रिलेटेड टॉपिक था और तुमको कोई कंफ्यूजन न रह जाए, इसलिए हम लोग इसको एक बार समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 12th के सिलेबस में ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसका थ्योरी यही है। तो हम लोग आते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पर। इससे पहले हम लोग पढ़े रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या था कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों लेंस था, दोनों से रिफ्रैक्शन हो रहा था। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो मिरर होता है। ये एक मिरर है, कैसा मिरर, पैराबोलिक मिरर। कैसा मिरर, पैराबोलिक मिरर, स्फेरिकल मिरर नहीं, ये पैराबोलिक मिरर है। ये जो पैराबोलिक मिरर, भाई टेलीस्कोप में इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि पहला जो लेंस है वो दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पर बनाता है, और दूसरा जो लेंस है उस वाले इमेज को बड़ा करके आई को दिखाता है। यही तो काम था। ऑब्जेक्टिव लेंस इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहां बनाता है, फोकस पर, और दूसरा जो लेंस है आई पीस, उसका काम क्या था कि उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके आई को दिखाता है। तो बड़ा करके कैसे दिखाएगा, जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज डी पर बना दे, लेस डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन बनाते, सबसे बड़ा दिखेगा।
तो ये काम था। यहां पर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में लेंस ना लेकर के मिरर लेते हैं। ये एक मिरर है, इसको कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप कहते हैं। कैसेग्रेन सबसे पहले इसको बनाए थे। तो ये जो मिरर है इसका काम क्या है कि इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा। इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा। ये देखो इंसिडेंट होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गया। जैसे जैसे ये जो पैराबोला है इसका बड़ा होगा शेप, वैसे वैसे ज्यादा लाइट गैदर करेगा, और अगर पैराबोला का शेप छोटा होगा तो कम लाइट गैदर करेगा। तो ये पैराबोला जो है वो जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा, उसका लाइट गैदरिंग पावर उतना ही अच्छा होगा। अब इस पैराबोला का जो साइज है वो आप काफी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज काफी बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो ग्लास का होता है, वो थिक होता है, वो काफी मैसिव हो जाएगा, तो उसको सपोर्ट करने में दिक्कत है। और वहां पर जो सपोर्ट है वो एज सपोर्ट है, एज। यहां पर पूरा फुल बैक सपोर्ट आपके पास है। ये जो मिरर है, ये सपोज करो 1 केजी आप एल्यूमिनियम लीजिए और उसको पीट करके एकदम पतला बना दीजिए और उसको पैराबोलिक शेप दे दीजिए, और पूरा बैक सपोर्ट, ये फुल बैक सपोर्ट आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो टेलीविजन में यूज करते हैं छतरी, टाटा स्काई वाला, तो वो कैसा शेप होता है, उसी शेप का और बड़ा कर दो तो पूरा बैक सपोर्ट उसका कर सकते हैं ना। क्या लेंस को फुल बैक सपोर्ट दे सकते हैं? लेंस को बैक सपोर्ट दे दो तो रे जो है वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होगा, तो फिर लेंस काम ही नहीं करेगा। लेंस को तो आप एज पर ही सपोर्ट कर सकते हैं। हम लेंस जो पहने हैं और पीछे पूरा बैक सपोर्ट दे दें तो हमको दिखेगा कुछ, उसका तो एज सपोर्ट ही होगा। तो यहाँ पर फुल बैक सपोर्ट आप ले सकते हैं, इसलिए साइज आप इसका जितना बड़ा करें उतना बड़ा कर सकते हैं। वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वेट बहुत कम होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप है, तो रिफ्लेक्शन तो जितना थिक आप रखें उससे काम चल जाएगा। ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है, वो इंसिडेंट करने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? फोकस पर। ये जो पैराबोला है उसका एक ही फोकस होता है, तो उस फोकस पर वो इंटरसेक्ट करेगा। तो हम इसको अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये सपोज करो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया। ये रिफ्लेक्ट होकर के आया। यहां पर इमेज बना, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था उसका इमेज यहां पर बना। अब ये जो इमेज है इसको बड़ा करके देखना है, तो आप क्या करिए, यहां पर एक लेंस रख दीजिए और इसके पीछे आप आई रख दीजिए। आई मतलब आप उसको देखिए। ये जो लेंस है, इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? आई पीस। ये जो मिरर है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव मिरर, ऑब्जेक्टिव पैराबोलिक मिरर। ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस के फोकस के अंदर अगर रखें, सच दैट इमेज जो है वो कहां पर बने? डी पर बने, तो हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। इस आई के लिए ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा? डी पर, उसको बड़ा करके दिखेगा, तो काम हो गया। इसका काम है इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाना, और इसका काम है उस इमेज को बड़ा करके आई को दिखाना। दोनों पर्पस पूरा हो गया। अब इसमें क्या था कि शुरू में जब न्यूटन इसमें यूज कर रहे थे, न्यूटोनियन टाइप, न्यूटन के ये स्टूडेंट थे कैसेग्रेन, तो पहले न्यूटन ही ऐसा टेलीस्कोप बनाए, लेकिन वो पैराबोलिक मिरर न लेकर के वो स्फेरिकल मिरर लिए। न्यूटन क्या लिए? स्फेरिकल मिरर। तो जब स्फेरिकल मिरर यहां पर लिए तो उसमें एक डिफेक्ट ये हुआ कि स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल एबरेशन हो सकता है।
स्फेरिकल एबरेशन का मतलब अगर बड़ा सा स्फीयर ले तो सब जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो ऐसा नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग मिरर लेते हैं तो क्रोमेटिक एबरेशन तो नहीं होगा और मैसिव भी नहीं रहेगा। जो दो डिफेक्ट वहां पर था, वहां पर 3 डिफेक्ट था ना जी, एक डिफेक्ट था कि मैसिव हो गया, दूसरा डिफेक्ट था कि क्रोमेटिक एबरेशन हो गया, तीसरा था कि स्फेरिकल एबरेशन हो गया। अगर आप इसको पैराबोलिक लेते हैं तो स्फेरिकल एबरेशन तो खत्म हो गया, क्योंकि अब यह स्फीयर रहा ही नहीं, पैराबोला रहा। दूसरा क्रोमेटिक डिफेक्ट खत्म हो। क्रोमेटिक डिफेक्ट कब होता है? जब रिफ्रैक्शन होता है। यहां तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में तो क्रोमेटिक डिफेक्ट होता नहीं है। ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया है, व्हाइट लाइट ही यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, ये सब रिफ्लेक्ट व्हाइट लाइट होगा, तो क्रोमेटिक डिफेक्ट खत्म हो गया। तीसरा मैसिव इन वेट नहीं रहा, इसका वेट तो बहुत हल्का हो गया, तो तीनों डिफेक्ट खत्म हो गया। तो ये है। अब यहां पर इंटेंसिटी जो है पहले से बढ़ गया, वहां से जितना इंटेंसिटी था वो ज्यादा हो गया। तो स्फेरिकल टाइप में जब न्यूटन शुरू में यूज किए थे स्फेरिकल टाइप, तो उसमें स्फेरिकल डिफेक्ट था, इसलिए उसको चेंज करके पैराबोलिक मिरर कैसेग्रेन यूज किए। और एक और यूज किए कैसेग्रेन क्या किए, जैसे न्यूटन जब शुरू में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पर ये स्फेरिकल था और यहाँ पर इमेज बना और इस लेंस से उसको देखे तो यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल रख देते थे, एक बड़ा सा चेयर ऐसे, क्योंकि इसका साइज जो है वो तो 5 मीटर डायमीटर का है, तो वहां पर चेयर रखना पड़ेगा। चेयर पर चढ़ करके न्यूटन यहाँ पर चढ़ करके और इस लेंस से रात भर उसको देखते रहते थे। कोई तारा, सूरज, चंद्रमा, इसी सब को बेचारे देखते रहते थे। और कैसेग्रेन उनके स्टूडेंट थे, वो देखे कि हमारे गुरुजी जो है रात भर परेशान रहते हैं, यार इसमें कुछ चेंज करो। तो वो क्या किए कि कैसेग्रेन इसमें और चेंज क्या कर दिए कि न्यूटन को कहे कि भाई आप यहां से उतर जाइए, यहां पर से उतर जाइए और यहां पर एक होल कर दिए ऐसे, और यहां पर एक मिरर रख दिए। यहां पर क्या रख दिए? एक स्फेरिकल मिरर ऐसे रख दिए, छोटा सा। ये कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है ऐसा। अब ये वाला रे जो ऐसे इंसिडेंट हुआ वो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ये जो रे इंसिडेंट हुआ ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ये जो रे इंसिडेंट हुआ ये भी रिफ्लेक्ट होगा। मतलब इससे जो इमेज यहां बना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, अब इसके लिए जो इमेज होगा वो इस तरफ बनेगा। तो ये सब रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया, ये सब रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया और उसका इमेज यहां पर बना। अब ये जो है वो ग्राउंड के पास है, ये ग्राउंड था, तो यहां पर आप आराम से चेयर लगा करके या खड़ा होकर के भी आप यहाँ पर एक लेंस लगा दीजिए जिसको आईपीस कहिए, और ये ऑब्जर्वर है, इसका इमेज अपने टी पर देखने लगे। तो यहाँ बड़ा सा चेयर लगा करके और उस पर बैठ करके देखने से उनको छुट्टी मिल गया। तो कैसेग्रेन जो है वो ये 2 मॉडिफिकेशन किए, इसको कैसेग्रेन मॉडिफिकेशन कहते हैं। कैसेग्रेन मॉडिफिकेशन क्या हो गया कि कॉनकेव मिरर के जगह पर पैराबोलिक मिरर लिए, और दूसरा क्या हो गया कि पैराबोलिक मिरर को यहाँ पर बीच में कट कर दिए, यहाँ पर एक लेंस रख दिए जिससे कि इमेज यहाँ बन गया। अब ये अर्थ के पास है तो इसको देखना आसान हो गया। लेकिन ये मॉडिफिकेशन ही है, ये थॉट जो था वो न्यूटन का ही था, ऐसा जो सोचे थे वो न्यूटन ही पहले सोचे थे। तो ये है, तो इस वाले में केवल थ्योरी ही है, इसमें न्यूमेरिकल एज सच नहीं है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको कि थ्योरी आपको समझना है। आपको 12th में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको 12 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 में वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये डिफरेंस आप तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जैसे पहला डिफरेंस आप लिखिए कि रिफ्रैक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप है उसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो लेंस होता है, जबकि इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव मिरर होता है। वहां पर लेंस है इसलिए क्रोमेटिक डिफेक्ट एंड स्फेरिकल डिफेक्ट हो सकता है, यहाँ पर क्रोमेटिक डिफेक्ट नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और स्फेरिकल डिफेक्ट नहीं होगा क्योंकि पैराबोलिक है। उसके बाद तीसरा है कि वहां पर साइज आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए लाइट गैदरिंग पावर वहां कम है,
यहाँ पर साइज आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा करने से भी वेट जो है वो ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होगा, वहां पर लाइट गैदरिंग पावर कम होगा, तो वहां पर जो इमेज बनेगा वो कम इंटेंस बनेगा, यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ज्यादा इंटेंस बनेगा। तो ये पॉइंट हो सकता है। तीसरा है कि उस वाले केस को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जैसे गैलीलियन है रिफ्रैक्टिंग टाइप, तो वो ट्रांसपोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, 2 ही लेंस उसमें होता है। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप में ये जो साइज है, ये साइज तो बहुत बड़ा है। अब अगर 5 मीटर रेडियस का एक पैराबोला दे दें तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो मुश्किल है, क्योंकि साइज तो बड़ा है ही। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करके लिख देंगे, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इससे आप लिख करके नोट कर लेंगे। तो यहाँ देखो लिखा है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसमें डिफरेंस दिया है, तो उसको आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर थोड़ा और लिखने का मन करे तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप का क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो अब टेलीस्कोप पर कुछ क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन ये आप करना है आपको, 16 नंबर क्वेश्चन ये भी आपको करना है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ये भी करना है, 18 नंबर क्वेश्चन भी करना है, 19 नंबर क्वेश्चन भी करना है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक 20 और एक 21, ये दोनों को भी करना। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको अभी दिखाए थे उसको डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज डायमीटर 150 मिलीमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का मतलब ये, दिस इज 150 मिलीमीटर। फोकल लेंथ 4 मीटर, दिस इज गिवन। आईपीस फोकल लेंथ 25 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ये तो दिया हुआ नहीं है कि किस एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। अगर ये दिया रहता नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए या लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन के लिए तो ज्यादा सही रहता। कुछ नहीं दिया है तो हम लोग दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तो डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर हम लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन के लिए कैलकुलेट करें तो मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला होता है, और ट्यूब लेंथ होता है FO प्लस UE के बराबर। ये FO है और ये UE है, ये डायग्राम आपको याद है। ये जो लेंस है, इस लेंस के लिए इमेज यहाँ पर है, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो UE आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज करिए उसके लिए, 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। VE कितना होगा -25, UE निकालना है, छोड़ दो, FE -2.5, ये सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में लिखे हैं, तो 25 मिलीमीटर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। यहां से UE का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, UE का वैल्यू आ जाएगा -25/11 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इधर ये डिस्टेंस आ गया, तो ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा ये पूछा गया है, तो ये होगा 4 प्लस इसका मॉड, तो 25/11, ये 4 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको पॉइंट कर दीजिए, 0.25, इतना मीटर, ये ट्यूब लेंथ हो गया। मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, तो इसमें तो सब चीज आपको दिया हुआ है, FO लिख दीजिए 4, FE लिख दीजिए 25 मिली, ये 4 मीटर है, ये 25 मिली, मिली का मतलब क्या, इसको -3 मीटर। वन प्लस FE/D, 1 प्लस FE 2.5 सेंटीमीटर और D 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पर भी मीटर मीटर कैंसिल, मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं रहेगा,
ये कैलकुलेट कर लो आप, वैल्यू देखो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 19 नंबर। इसमें लिखा है ए टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड आईपीस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। The least distance of distinct vision 25. The telescope focused for least distance of distinct vision on a scale 200 सेंटीमीटर away from objective. इस ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर दूर एक स्केल है। स्केल का मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कि इसको फोकस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 200 सेंटीमीटर पर, और जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये साफ साफ लिखा है। तो कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये डिस्टेंस कितना है ये निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर कितना है ये निकालना है। तो भाई इसमें करना कुछ नहीं। आप हम लोग जो टेलीस्कोप पढ़े उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ था, तब इमेज कैसे बन रहा था, वो एक जनरल कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पर तो स्पेशल केस दिया है कि एक लेंस है, इससे 200 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये इंफिनिटी पर थोड़े है। तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये दो लेंस है उसके लिए कैलकुलेशन करिए। इसमें जो पिछला फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट है 200 सेंटीमीटर पर, इसका फोकल लेंथ दिया है, बोलो इसका इमेज कहां बनेगा। जो इसका इमेज बनेगा 2f के बाद है, तो इमेज तो यहां पर कहीं बनेगा जी, यहां पर। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे रखा है तो इमेज यहां पर बनेगा, इससे छोटा बनेगा। ये इमेज इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और इससे जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पर। ये सपोज करो 25 सेंटीमीटर ये रे डायग्राम बिना दिखाए हम काम चला रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, पहला इमेज है I1 I डैश, और ये फाइनल इमेज है I डैश। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो इसका इमेज डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना। ये वाला इमेज डिस्टेंस VO कितना होगा, ये आप निकाल लीजिए लेंस फॉर्मूला से। तो इस क्वेश्चन में तो भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस का फोकल लेंथ दिया है, तो VO आप निकाल लीजिए। इसके लिए लेंस फॉर्मूला रखती है, VO निकाल लिए। इसके लिए मैग्निफिकेशन MO निकाल लिए। उसी तरह से ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया है, इससे इमेज कितने पर बन रहा है, इधर D पर। तो इमेज दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर कितना होगा, ये डिस्टेंस UE, ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए 1/v माइनस 1/u 1/f करके UE का वैल्यू आ गया। मैग्निफिकेशन ME कितना हो जाएगा, तो VE/UE, ये 6 हो गया। ट्यूब लेंथ कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो ट्यूब लेंथ होगा VO प्लस UE, तो ये इतना हो गया। मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, तो आप कहेंगे पहले से मैग्निफिकेशन गुना दूसरे से मैग्निफिकेशन, MO इंटू ME -1/3 इंटू 6 -2। ये 19 नंबर क्वेश्चन तो आसान था। 20th क्वेश्चन पर आते हैं। मून इज सीन थ्रू टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है, एंड आई पीस फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ मून इज दिस, ये मून है जिसका डायमीटर मतलब ये y दिया हुआ है डायमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज दिस, अर्थ से इसका ये डिस्टेंस x ये भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है मैग्नीफाइंग पावर। अब अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैग्नीफाइंग पावर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए भी लिख सकते हैं, या मैग्नीफाइंग पावर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए किसके लिए पूछा गया वो तो आपको निकाल लेंगे। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए पिछले में लिखे थे, ये कितना था, FO/FE 1 प्लस FE/D, सब चीज दिया हुआ है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अगर लिखे तो ये होगा FO/FE के बराबर। FO/FE अगर कर दे तो 20 हो जाएगा। ट्यूब लेंथ कितना होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिखे तो FO प्लस FE हो जाएगा, मतलब 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तीसरा है एंगुलर साइज ऑफ इमेज ऑफ मून, इसका जो इमेज बनेगा उसका एंगुलर साइज क्या होगा। एंगुलर साइज का मतलब कितना एंगल आई पर बना रहा है। एंगुलर साइज का मतलब कितना एंगल आई पर बना रहा है। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर जो होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये m दिया है और ऑब्जेक्ट कितना एंगल इस पर बना रहा है,
ये एंगल अल्फा है। सो दिस अल्फा इज गिवन टू यू y by x। अल्फा दिया है तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज कितना हो जाएगा, m इंटू अल्फा, मतलब 20 इंटू अल्फा का मतलब y by x। y का वैल्यू और x का वैल्यू आप रख दीजिए, डायमीटर और डिस्टेंस दिया है तो ये वैल्यू आप रख देंगे तो आंसर हो जाएगा 4/5 ×10⁻³ रेडियन। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो ये y और x का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, 20 × 3/3.75 ×10⁻³ रेडियन। अब इसको डिग्री में अगर आंसर पूछ रहा है तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर दीजिए, 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, एन एस्ट्रोनॉट फोटोग्राफ ए ब्रिज एट ए हाइट 1 किलोमीटर विथ ए कैमरा हैविंग लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक एस्ट्रोनॉट है, मतलब एक ऊपर में हवाई जहाज पर कोई आदमी होगा और ऊपर से एक ब्रिज का फोटोग्राफ ले रहा है। तो ऊपर से जब ब्रिज का फोटोग्राफ लेगा किसी कैमरा से, तो कैमरा जो है वो नीचे ऐसे होगा और कैमरा से ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। तो हम जो ऐसे डायग्राम है उसको ऐसे दिखाए, कैमरा ऐसे रखा है और ब्रिज ऐसे है, ये वाला ब्रिज है। इस ब्रिज का डिस्टेंस इस कैमरा से है 1 किलोमीटर। अब या तो ब्रिज ये पूरा का पूरा इसके ऊपर होगा, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ ब्रिज का पार्ट ऊपर होगा, कुछ ब्रिज का पार्ट नीचे होगा। सब केस में आंसर एक ही आएगा। सपोज अगर ब्रिज ऐसा ही है तो ये ब्रिज का डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है, जो 50 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो इसके फोकल प्लेन पर बनेगा। इसको हम लोग इंफिनिटी ले सकते हैं, उसका इमेज कहां बनेगा, फोकल प्लेन पर बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज हम देखें तो यहां पर बनेगा। इसका साइज तुमको दिया हुआ है, ये साइज गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ये साइज कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि ब्रिज का साइज कितना है, इसका लेंथ कितना है। तो भाई ये एंगल अल्फा है, tan अल्फा, ये एंगल भी अल्फा होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5/50 इज इक्वल टू L/1 किलोमीटर। L का वैल्यू हो जाएगा 1/10 किलोमीटर, का मतलब 100 मीटर। ये डायग्राम समझ आ गया। ये जो डायग्राम है उसमें लेंस ऐसे है और हम उस लेंस को डायग्राम में ऐसे दिखाएं, आप नीचे ऐसे दिखा दीजिए। तो ब्रिज जैसा है उसका इमेज यहां बनेगा। तो इस तरह से ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया।